हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर। मैं अंकुर शर्मा आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि ये जो आपके सामने पेपर है ये 2024 सेट है आपका 324 EX। तो आज की इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिएगा बिना वक्त गवाए वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले बच्चों, अगर हम बात करें पेपर के, अगर हम पैटर्न की, तो इसमें आपको टोटल 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन कितने मिलने वाले हैं आपको? टोटल 9। और यहाँ पर आपको सभी के सभी जो क्वेश्चन है यहाँ पर करने अनिवार्य होते हैं। अगर कोई चॉइस होगी तो वो आपको आगे यहाँ पर क्वेश्चन में ही बता दी जाएगी, और क्वेश्चन के जो अंक होंगे वो वहाँ पर आपको क्वेश्चन के सामने ही दिए हुए होंगे। तो चलिएगा हम क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों ये जो है आपका MCQ क्वेश्चन है। 5 MCQ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला जो आपका क्या पार्ट है उसमें बोला है कि यदि A और B का जो क्रम है ना वो P बाय Q और Q बाय R है, तो आपको AB का क्रम बताना है। तो आपने पढ़ा भी होगा कि ए बी यानी कि दो मैट्रिक्स की जो गुणा होती हैं वो तभी आपकी पॉसिबल है, तभी हो सकती है जब आपका जो ए है उसमें नंबर ऑफ कॉलम और जो बी आपका अवयव उसमें नंबर ऑफ रो क्या हो, सेम। तो यहाँ पर तो सेम है। अब हमें ए बी का क्रम पता लगाना, तो क्यू को एलिमिनेट कर देंगे तो आ जाएगा कितना, पी बाय आर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट होगा, पी बाय आर। दूसरा जो पार्ट है इसमें बोला गया है कि किसी बिंदु पर रेखा y इक्वल टू एक्स प्लस 1 की ढाल वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की ढाल के बराबर होगी। तो आपको वो बिंदु बताना है जिस पर इस रेखा की ढाल और इस वक्र की ढाल आपकी बराबर होंगी। तो वक्र की जो ढाल होती है किसी भी बिंदु पर, ठीक है, उस पॉइंट पर कोई भी है, ठीक है, मान लीजिए हमारा ये पैराबोला है, तो इस पर इसकी जो ढाल होगी ना किसी भी पॉइंट पर, इस पर खींची गई जो टेंजेंट होती है, जो स्पर्शी होती है, उसकी ढाल होती है। तो यहाँ पर आपको जो रेखा दी हुई है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, तो अगर मैं इसकी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपैरिजन कर दूँ, तुलना कर दूँ, तो यहाँ से मुझे मिलेगा m की वैल्यू 1, यानी कि रेखा की ढाल तो कितनी हो गई आपकी, 1 हो गई। अभी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से अगर मैं ढाल निकालना चाह रहा हूँ, तो ढाल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से dy ओवर dx निकालना पड़ेगा, क्योंकि m जो होता है वो मेरा होता है dy ओवर dx। तो यहाँ से अगर मैं दोनों तरफ का डिफरेंशियल कर दूँ तो 2y dy ओवर dx जो होगा वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। तो 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से जो dy ओवर dx निकल के आएगा वो आएगा 2 अपॉन y। अब इसने बोला है कि इस रेखा की ढाल और जो वक्र की ढाल है वो बराबर होनी चाहिए। तो रेखा की ढाल तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी आई है, 1। अब ये जो dy ओवर dx है ये मेरा आया 2 अपॉन वाई। तो यहाँ पर मैं y की जगह पर ऐसा क्या रखूँ जिससे ये मेरा 1 बन जाए, तो y की जगह पर मुझे 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो 2 1 जा 2 होगा, तो यहाँ पर y अगर मैं देखूँ 2 जो है केवल एक ही विकल्प में है, पहले में x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू कितना है मेरा 2। तो ये जो आपका दूसरा पार्ट है इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा अगला पार्ट ले लेते हैं, तीसरा पार्ट। इसमें आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है अंडर रूट में 1 प्लस का साइन 2x का, ठीक है। इंटीग्रेशन आपको निकालना जो गै वाला पार्ट है। तो बच्चों अगर इस गै पार्ट की हम बात करें तो ये हो गया इंटीग्रेशन अंडर रूट। अब ये जो मेरा 1 है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। और जो मेरा साइन 2x है इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, इस तरीके से लिख सकता हूँ, इंटू में dx। अभी ये जो है मेरा फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का, यानी कि कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला बन गया है। अभी इसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, कोस एक्स प्लस का साइन एक्स इंटू में डी एक्स आएगा,
ठीक है बच्चे। अब जो कोस एक्स का है इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस एक्स प्लस का सी। तो अगर हम बात करें इस गैप पार्ट की, तो इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वैसे तो हमें इस क्वेश्चन को ऐसे ही यहाँ पर सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन जो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर होता है ना, वो हमारा मोड एक्स के बराबर होता है, ठीक है, ना कि एक्स के बराबर। क्योंकि एक्स के बारे में हम नहीं बता सकते यहाँ पर कि एक्स पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, जबकि जो अंडर रूट से संख्या बाहर आती है वो हमेशा प्लस की ही बाहर आती है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, जो मैंने यहाँ पर कोस एक्स प्लस साइन एक्स लिख दिया था, अंडर रूट कोस एक्स प्लस साइन एक्स के होल स्क्वायर को, ये एक्चुअल में क्या आएगा आपका, मोड ऑफ कोस एक्स प्लस का साइन एक्स आएगा। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, ये प्लस का भी बन सकता है माइनस का भी। अगर प्लस का बना तो फिर तो हमारा आंसर, ठीक है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स आ ही जाएगा। लेकिन अगर ये मान लीजिए माइनस का कोस एक्स प्लस साइन एक्स इस तरीके से आया, तो उस केस में इसका जो आंसर आएगा ना, वो माइनस का साइन एक्स प्लस का कोस एक्स आएगा। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कोस एक्स माइनस साइन एक्स, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन 3 भी ठीक हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, तो मुझे इस क्वेश्चन पे जो है ये गलत क्वेश्चन लग रहा है कि या तो इसमें आपको दोनों विकल्प नहीं देने चाहिए थे, और अगर दिए हुए हैं तो आपको यहाँ पर x के बारे में बताना चाहिए था कि x, यहाँ पर x की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये चीज़ें क्लियर करनी चाहिए थी। लेकिन हाँ, फिर भी अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूँगा, तो मैं क्वेश्चन नंबर जो आपका गैप पार्ट है इसका जो दूसरा विकल्प है ना, इसी पर मैं जाऊँगा। चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं चौथे वाले पार्ट की। इसने बोला है यहाँ पर, यदि सदिश 5i माइनस लैम्डा जे प्लस 2k और 2i प्लस 3j प्लस 4k एक दूसरे पर लंब है, तो आपको बताना है कि k का मान कितना होगा। अगर ये एक दूसरे पर लंब है तो इनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आ जाएगी। और डॉट कैसे करते हैं, i की i वाले से, j की j वाले से और k की k वाले से। तो हो जाएगा 5 दूनी 10, और माइनस लैम्डा की 3 से करूँगा तो माइनस का 3 लैम्डा, और 2 की 4 से करूँगा तो 2 चौक 8, और बराबर रख दूंगा 0 के। ठीक है। तो 3 लैम्डा जो है वो मेरा आ जाएगा 18 के। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 6। तो इसका आपका तीसरा विकल्प ठीक होगा। अगला जो पार्ट है इसको देख लेते हैं। इसमें आपको बतानी है यहाँ पर इसकी घात कितनी है। तो जब भी हमें किसी अवकल समीकरण की घात या फिर उसकी कोटि पता लगानी है ना, या तो हमें डिग्री पता लगानी है या फिर उसका ऑर्डर, तो सबसे पहले ये आपका फ्रैक्शन जो पावर होती है ना, वो फ्रैक्शन से फ्री होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें सर्ड में कितना लिखा हुआ है, 4। सर्ड में 4 का मतलब है आपका, अगर मैं इसे अंडर रूट को हटाऊंगा ना, तो इसकी पावर 1/4 बनेगी। ठीक है। और जब मैं इसे दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये आपकी बनेगी d² ओवर dx स्क्वायर की होल पावर 4 इक्वल टू में x प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा। अब मुझे यहाँ पर बतानी है इसकी घात। तो घात क्या होती है, जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होगी वो ही उस पूरी अवकल समीकरण की क्या कहलाती है, घात। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर आपका 2 है, 2 बार मैक्सिमम टाइम डिफरेंशियल हुआ है, उसकी पावर आपकी कितनी है, 4। तो इसकी आपकी जो घात होगी वो हो जाएगी 4। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक हो जाएगा। क्लियर हुई। चलेगा। अब जो आपका एक एक नंबर के जो पार्ट है इनकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अगर इसकी बात करें, एक बार इसको जूम करके देख लेते हैं। अगर ये थोड़ा सा जूम हो जाएगा तो, नहीं, जूम नहीं हो पा रहा है। चलिएगा बच्चों, अब दूसरे का जो पहले वाला पार्ट है इसमें बोला गया है कि आपको प्रूव करना है कि ये जो आपको फंक्शन दिया हुआ है ना x+2, यदि x बराबर नहीं है 0 के, और 1 यदि x बराबर है 0, तो ये x बराबर 0 पर सतत नहीं है। हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है। ठीक है। जो दूसरे का क्या पार्ट है ये हमें प्रूव करना है, ये x बराबर 0 पर सतत नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। अब कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, किसी भी पॉइंट पर, अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और आपकी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पर उस फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू, अगर वो पॉइंट ए माने
तो एग्जैक्ट वैल्यू तीनों अगर सेम आ जाएं तो उस केस में आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। और अगर ये तीनों में से कोई भी दो आपस में बराबर नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर यही प्रूव करना पड़ेगा कि कोई दो बराबर नहीं है, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है ये यहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो अगर मैं x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं तो ये मेरी हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स के बराबर, और ये मेरा हो जाएगा किसके बराबर, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच के बराबर। तो ये हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0। और यहाँ पर जो आपका 0 माइनस एच है वो 0 के बराबर तो है नहीं, तो इसलिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, x प्लस 2। एक्स की जगह पर माइनस एच रखा जाएगा तो माइनस एच प्लस का 2। अभी मैं h की जगह पर 0 रखता हूँ तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और इस पे अगर मैं x बराबर 0 पर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखूँ वो कितनी है, 1 है, ठीक है। यानी कि जो आपका f0 है वो कितना है, 1 है। तो यानी कि जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके बराबर नहीं है, आपकी एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर नहीं है। तो फंक्शन क्या नहीं हुआ, कंटिन्यूस नहीं हुआ। अतः एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर सतत नहीं है। क्लियर हुई बात। चलेगा, अब हम चलते हैं जो दूसरा क्वेश्चन है इसके दूसरे पार्ट पर। इसमें आपको जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन इनवर्स साइन 7 पाई/4। इस वैल्यू को आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम साइन इनवर्स से साइन नहीं कैंसिल आउट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, तो अगर मैं बात करता हूँ साइन इनवर्स की रेंज की, जो आपका साइन इनवर्स एक्स होता है ना, इसकी जो रेंज होती है वो आपकी होती है -π/2 से π/2, ठीक है। तो ये रेंज है, जबकि जो 7 π/4 है वो तो इसमें आएगा नहीं। अगर मैं इसको आपको और जो है अच्छी तरीके से समझाऊं तो ये मेरा क्वाड्रेंट हो गए 4, ये मेरा हो गया यहाँ पर 0, ये हो गया मेरा π/2, ये हो गया मेरा पाई, और ये हो गया मेरा 3π/2 यानी 270, और ये घूम फिर के फिर हम पहुंच जाएंगे कहाँ पर, 2 पाई पर, ठीक है। अब ये जो 7 π/4 है ये मेरा हो जाएगा 7 गुणा में π/4 मतलब 45, यानी 45 गुणा अगर मैं 7 करूँ तो 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे 3, 7 चौक 28, 28 29 30 31, यानी कि 315 हो गया। 315 आपका कहाँ पर पहुँच जाएगा, चौथे क्वाड्रेंट में, ठीक है। जबकि साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो कितनी है, -π/2 से π/2। -π/2 का मतलब यहाँ पर हमें इधर से चलना पड़ेगा, ठीक है ना। -π/2 ये हो जाएगा और ये +π/2, यानी कि हमें इस रेंज में वैल्यू रखनी है। तो और हमारी आ रही है कितनी, 315 आ रही है, 315। तो इस 315 को मैं क्या करूँगा, इस तरीके से लिख सकता हूँ साइन इनवर्स, क्योंकि मुझे इधर से अगर ले लूँगा ना इसको वैल्यू को, यानी कि 360 में से इस 315 को घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, साइन माइनस का 2 पाई और माइनस का हो जाएगा आपका 7 π/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब इसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ क्योंकि ये इसी की रेंज में आ जाएगा, ठीक है ना। साइन वर्सेस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4 दूनी 8, 8 में से 7 अगर माइनस करूँगा तो बचेंगे कितने, पाई, तो π/4 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का π/4 जो है इस क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा। चलेगा, अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है दूसरे का गै पार्ट। तो गै जो पार्ट है बच्चों इसमें बोला गया है y इक्वल टू है आपको a e⁻x+b दिया हुआ है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि d²y/dx² माइनस dy/dx इक्वल टू 0 है, जहाँ पर आपका a और b अचर है। तो y हमारा किसके बराबर है, ae⁻x प्लस का b के बराबर। तो यहाँ से अगर मैं dy/dx निकालूंगा तो ये हो जाएगा a, और e⁻x का डिफरेंशियल e⁻x और b का तो 0 हो जाएगा। अभी d²y/dx², इसका अगेन करूँगा तो यह हो जाएगा मेरा ae⁻x के बराबर आएगा, क्योंकि e⁻x का तो e⁻x हो जाएगा, ठीक है। d²y/dx²। अब इस ae⁻x की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, dy/dx लिख सकता हूँ,
और इसको अगर मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊँगा तो ये मेरा बन जाएगा d² y/dx² माइनस का dy/dx इक्वल टू में 0, जो कि मुझे क्या करना है यहाँ पर प्रूव भी करना है। आप चाहें तो ये जो दोनों वैल्यू आई हैं जो हमें प्रूव करना है इसमें उठाकर रख दीजिएगा, तो आपका 0 आ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। तो ऐसे भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। चलेगा, अब ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का घ वाला जो पार्ट है इसको। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो घ पार्ट है इसमें आपको इस अवकल समीकरण को करना है सोल्व। ये आपको दिया हुआ है dy/dx इक्वल टू में 1 प्लस का x² अपॉन में 1 प्लस का y²। तो यहाँ पर हम इजीली देख सकते हैं कि ये वेरिएबल सेपरेबल वाली फॉर्म है, क्योंकि हम x वाली और y वालों को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस y² इंटू में dy और इक्वल हो जाएगा 1 प्लस का x² इंटू में dx। अब कर देते हैं दोनों तरफ का इंटीग्रेशन। तो ये 1 का तो हो जाएगा y² का हो जाएगा y की पावर 3/3 और इक्वल में, ठीक है, ये हो जाएगा 1 का x और x² का x की पावर 3/3 और यहाँ पर हम एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी ले लेंगे c। तो आप चाहें तो इसको ऑल सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, चाहे आपकी मर्जी है, सोल्व करना चाहे तो सोल्व कर ले, वरना तो यहीं पर भी आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, चलेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। इसमें बोला गया है कि किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता है आपकी 1/3 और बी के जीतने की प्रायिकता है 1/4। इस दौड़ में ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ए के जीतने की प्रायिकता आपकी कितनी है, जो प्रोबेबिलिटी है ए की वो आपको दी हुई है 1/3 ए के जीतने की। तो ए के ना जीतने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगी मेरी 2/3। इसी तरीके से बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है 1/4, तो बी के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगी 3/4। अब ना तो ए जीते और ना बी जीते, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, तो दोनों को कर देंगे अब हम यहाँ पर ऐड, ठीक है। ए और बी में से कोई भी ना जीते, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालना है दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 2/3 और प्लस का 3/4। तो एलसीएम 12 आ जाएगा, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 तिया 9। ये हो जाएगा मेरा कितना, नहीं ये नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ऐसे तो हमारी प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा हो जाएगी, जबकि 1 से ज़्यादा तो प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती। अब यहाँ पर बोला ना तो ए जीते इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 आ गई और ना बी जीते इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4। अब दोनों में से कोई भी ना जीते इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो इसके लिए आपको इनका क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करनी पड़ेगी। तो यानी 2/3 इंटू में 3/4, 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि 1/2 आ जाएगी। तो दोनों में से कोई भी नहीं जीते, इसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों आपकी आ जाएगी 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर हमने गुणा क्यों किया, इस चीज़ को समझना है, क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों में से कोई भी ना जीते इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो उस केस में हमें क्या करनी है, गुणा। और अगर यूनियन की वैल्यू निकालनी होती तो उस केस में हमें इनको जोड़ना पड़ता, ठीक है, चलेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका जो आपका क्या पार्ट है, इसमें ये बोला गया है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर एक संबंध आपको दिया हुआ है, आर ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट हैं और आपका जो ए और बी है ये दोनों बिलोंग करते हैं एन में, और ये भी आपको दिया हुआ है कि ए जो है वो बराबर किसके है, बी² के से व्यक्त किया गया है। तो आपको बताना है पहले तो क्या ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी कोमा सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए कोमा सी भी आर में बिलोंग करेगा, ये सत्य है या फिर नहीं है, पहले तो आपको ये बताना है। यानी एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो जो इसमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है, संक्रामक नियम, उसको यहाँ पर ये जानना चाह रहा है कि वो यहाँ पर वेरीफाई हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा। एक उदाहरण द्वारा आपको इसकी करनी है पुष्टि, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सबसे पहले तो इस नियम को जान ले, ए किसके बराबर होना चाहिए आपका, बी² के। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर 4,2 जो है वो मेरा किस में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग कर जाएगा। 4,2 किस में बिलोंग करेगा,
आर में, लेकिन आपको नंबर ऐसे लेने हैं यहाँ पर जिससे कि जो ये वाला है ये भी किसी का स्क्वायर बनता हो। ऐसे नंबर लेके देखते हैं। चलिएगा, मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पर 9 और यहाँ पर हो गया मेरा 9 का स्क्वायर 81, तो ये मेरा बिलोंग करेगा आर में। ठीक है, अब 9 कोमा जो 3 है ये भी किस में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। क्लियर हुई बात, क्योंकि नेचुरल नंबर भी हैं ये सभी, और जो आपका ए है वो किसके भी बराबर है, बी स्क्वायर के भी बराबर है। अब यहाँ से मैं अगर देखूँ 81,3 जो है वो मेरा बिलोंग नहीं कर रहा किसमें, आर में, क्योंकि बिलोंग तो तब करता ना अगर 3 का स्क्वायर आपका कितना आ जाता, 81 आ जाता। तो ये तो आपका आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब ये आपका क्या नहीं हुआ, ट्रांजिटिव नहीं हुआ, यानी कि ये जो आपका कथन इसने पूछा ये क्या है, आपका असत्य है। ठीक है, चलेगा क्वेश्चन नंबर, अब हम चलते हैं इसका जो ख पार्ट है उसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का ख पार्ट, इसमें आपको दिया हुआ है y किसके बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड बाय ई की पावर x कोस x, और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है dy ओवर dx की। तो इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर दोनों तरफ वैसे चाहें तो सीधा भी हम यहाँ पर डिवाइड रूल लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आसान बना लेते हैं इसको, हम यहाँ पर दोनों तरफ ले लेते हैं लोग, तो लोग वाई, और जो डिवाइड की प्रॉपर्टी है उसको भी यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो ये आपका माइनस हो जाएगा लोग एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और माइनस का हो जाएगा लोग ई की पावर x कोस x। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा लोग एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4, और लोग की जो प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लोग ई की पावर x माइनस का लोग कोस x। ठीक है, अब x तो आगे आ जाएगा लोग की प्रॉपर्टी से, और लोग ई की जो वैल्यू होती है वो मेरी 1 हो जाती है, तो यहाँ से मुझे मिलेगा लोग y इक्वल टू में लोग एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 माइनस का x और माइनस का लोग कोस x। अब दोनों तरफ का डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 1/y dy ओवर dx, यहाँ हो जाएगा मेरा 1/x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2x, और 3x का हो जाएगा 3, 4 का तो 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा लोग कोस x का अगर मैं करूँ तो पहले हो जाएगा 1/कोस x, और कोस x का करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का साइन x। तो यहाँ से अगर मैं dy ओवर dx की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगी y इंटू में 2x प्लस का 3 अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4 माइनस का 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन बटे कोस ये हो जाएगा मेरा tan x। और अब यहाँ पर मैं y की वैल्यू रख दूंगा जो मुझे गिवन भी है, तो आप ये इस वैल्यू को रख दीजिएगा, तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, dy ओवर dx की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिएगा अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आपका तीसरे वाला जो पार्ट है गै, ठीक है, थर्ड का जो थर्ड पार्ट है इसमें बोला गया है आपको इस अवकल समीकरण को आपको करना है सोल्व। तो dy ओवर dx जो है वो किसके बराबर है, ई की पावर x इंटू में साइन x के। तो ये अवकल समीकरण की अगर बात करें तो ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर अवकल समीकरण से लिया गया है, 1 नंबर में भी था और ये 2 नंबर में भी आ गया। तो अवकल समीकरण आप जरूर कर लें। तो dy ओवर dx आपका ई की पावर x इंटू में साइन x दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको करना है इसको हल। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे हल करेंगे, चलिएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इजीली, ये आपकी वेरिएबल सेपरेबल है, तो dy जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ई की पावर x साइन x इंटू में dx के। अभी दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। अभी यहाँ पर इसका तो आपका इंटीग्रेशन dy का तो y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ई की पावर x इंटू साइन x का करना है, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, और दोनों के ही हमें इंटीग्रेशन मालूम है, तो यहाँ पर हम आइलेट का यूज़ कर लेंगे। तो आइलेट के यूज़ जब हम करेंगे तो जो आपका
एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसको हमें मानना पड़ेगा सेकंड, और जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको मानना पड़ेगा हमें फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट एज इट इज़ हो गया, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन आपका ई की पावर एक्स आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन जो आपका साइन एक्स है इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो कोस एक्स हो जाएगा, और जो आपका ई की पावर एक्स है इसका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स हो जाएगा इनटू में डी एक्स और प्लस का सी। अगेन यहाँ पर हम सेम रूल जो है लगाएंगे, ई की पावर एक्स ठीक है, दो बार से हम यहाँ पर ये रूल लगा देते हैं, तो साइन एक्स इनटू में ई की पावर एक्स माइनस का, अगेन यहाँ पर ये सेम रूल लगाएंगे, इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे हम यहाँ पर सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका क्या फर्स्ट एज इट इज़ यानी कि कोस एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस का इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो कोस एक्स का आपका हो जाएगा कितना, कोस एक्स का जो डिफरेंशियल है वो हो जाएगा आपका माइनस का साइन एक्स, तो माइनस ऑलरेडी बाहर भी है तो साइन एक्स, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा, और प्लस का सी हमारा चल रहा है, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू में ई की पावर एक्स माइनस का कोस एक्स इंटू में ई की पावर एक्स, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इसको बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको हम यहाँ पर अगर ऐसे ही करेंगे ना तो हम कभी आंसर पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं पहले मुझे इसका जो इंटीग्रेशन है ना इसका अलग से इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका अलग से इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसको मैं आई मान लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं पहले क्या मान लेता हूँ, आई, इसको मैंने आई मान लिया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन मैंने करा यहाँ पर, तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन, मतलब इस तरीके से आपको अलग से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पहले पहले आपको इस आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद ये आई आपको यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि अब ये यहाँ पर आई बन गया है मेरा। ठीक है, ये मेरा आई बन गया ना यहाँ पर ई की पावर एक्स दोबारा से, क्योंकि ये मिल गया तो इसकी जगह पर मैं आई रख दूंगा। फिर इसको जब मैं लेफ्ट में लेके आऊँगा तो एक आई है और एक पहले से, तो टू आई हो जाएगा ये। ठीक है, टू आई इक्वल टू हो जाएगा मेरे ई की पावर एक्स इंटू में साइन एक्स माइनस का कोस एक्स, और टू नीचे आ जाएगा, तो जो आई है ना वो मेरा कितना आ जाएगा 1/2 ई की पावर एक्स इंटू में साइन एक्स माइनस का कोस एक्स। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लूँगा, तो जो 1 है ना उससे आपको y इक्वल टू किसके बराबर मिल जाएगा 1/2 ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस का कोस एक्स प्लस का सी, तो ये आपको मिलेगा। यही क्या हो जाएगा आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना इसका सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। चलेगा, जो तीसरे का आपका चौथे वाला पार्ट है, 2 नंबर के 4 क्वेश्चन है यहाँ पर तीसरे वाले में, और 2 ही नंबर के फिर दोबारा से 4 क्वेश्चन चौथे वाले क्वेश्चन में आएंगे। तो जो घ पार्ट है इसको अब हम सोल्व करेंगे। इसमें बोला गया है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है, पासे पर प्राप्त संख्या जो 3 का अपवर्त्य है को ई से, और पासे प्राप्त संख्या जो सम है को एफ से निरूपित किया जाता है। क्या ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं? तो जो आपकी ई घटना है वो बोला गया है वो क्या है 3 का अपवर्त्य है, तो 3 के अपवर्त्य 3 और 6 हो गए पासे में, क्योंकि 1 से लेकर कहाँ तक के नंबर होते हैं 6 तक के। और जो एफ है वो क्या आपको दी हुई है एक सम संख्या है, तो सम संख्या पासे पर क्या होती है 2, 4 और 6। ठीक है, और अगर मैं इनके इंटरसेक्शन की बात करूं तो आपका जो इंटरसेक्शन होगा यानी कि जो 3 का अपवर्त्य भी हो और सम भी हो, तो ये आपकी कौन सी संख्या है केवल 6। ठीक है, अब मुझे क्या करना है यहाँ पर ये चेक करना है कि स्वतंत्र घटनाएं हैं या फिर नहीं है। तो 2 घटनाएं बच्चों स्वतंत्र जब होती हैं अगर पी ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो बराबर आ जाए पी ई इंटू में पी एफ की। अगर ऐसा आ जाता है तो घटनाएं स्वतंत्र हो जाती हैं, और नहीं आता तो घटनाएं स्वतंत्र नहीं होती। तो अगर मैं पी ई की वैल्यू निकालूं तो ये आपका फेवर में तो 2 हो गए, और टोटल आपके 6 होते हैं तो 1/3 आ जाएगी। और अगर मैं पी एफ की वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगी मेरी 3/6 यानी 1/2। और अगर मैं पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगी मेरी, क्योंकि फेवर में एक ही है
और टोटल आपको पता है डाइस पे कितने नंबर होते हैं, 6। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि ये वाली जो कंडीशन है ये यहाँ पर क्या हो जा रही है, होल्ड हो जाएगी। तो घटनाएं इसलिए क्या है, स्वतंत्र है। तो इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब बच्चों चलेगा, जो चौथे वाला क्वेश्चन है इसको सोल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा जो है, इसका जो पहले वाला पार्ट है इसमें आपको अवकलन करना है और y आपको दिया हुआ है किसके बराबर, कोस x की होल पावर साइन x। तो पहले मैं ले लेता हूँ दोनों तरफ लोग, तो लोग y इक्वल हो जाएगा मेरा साइन x लोग कोस x के बराबर। ठीक है, अभी यहाँ पर मुझे अवकलन निकालना, तो दोनों तरफ का डिफरेंशियल करूँगा तो ये हो जाएगा 1/y dy ओवर dx। और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डिफरेंशियल तो इसका हो जाएगा आपका 1/cos x और फिर cos x का हो जाएगा माइनस का साइन x। तो फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डिफरेंशियल प्लस का सेकंड एज इट इज़, और फर्स्ट का डिफरेंशियल आपका हो जाएगा साइन x का cos x। ठीक है, तो यहाँ से जो dy ओवर dx आएगा, ये y तो क्रॉस में चला जाएगा जिसकी मैं वैल्यू भी रख दे रहा हूँ यहाँ से, तो ये हो जाएगी कोस x की होल पावर साइन x, और यहाँ से मुझे मिल जाएगा साइन बटे कोस टेन। ठीक है, तो माइनस का टेन एक्स इंटू में साइन x, और ये हो जाएगा आपका प्लस का कोस x इंटू में लोग कोस x। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 के कै का सॉल्यूशन। अब चलते हैं इसका जो ख पार्ट है उसकी तरफ। तो ख जो पार्ट है बच्चों, इसमें बोला गया है किसी लीप ईयर में 53 परिवार होने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी से भी दूसरा क्वेश्चन आ गया है, किसी लीप ईयर में 53 रविवार होने की आपको प्रायिकता बतानी है। तो जो लीप ईयर होता है बच्चों, उसमें टोटल होते हैं 366 दिन, और अगर मैं इसको 7 से भाग लगाता हूँ तो 7 पंजे 35, और ये आपका 1, और ये हो जाएगा 6 ऊपर से 7 दूनी 14। ठीक है, 2। तो यानी कि जो आपका लीप ईयर होगा ना, उसमें 52 तो आपके पूरे पूरे सप्ताह बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, और अगर 52 पूरे सप्ताह बन रहे हैं तो 52 तो रविवार होंगे ही होंगे। अब जो 53 रविवार है, यानी जो 53वां रविवार है, वो इन दोनों दिनों में से हो सकता है। अब ये 2 दिन तो कोई भी हो सकते हैं ना, तो अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं तो ये ऐसे भी हो सकते हैं, ये मंडे और ट्यूसडे हों, या फिर ऐसा हो सकता है ये ट्यूसडे और वेडनेसडे हों, या ऐसा हो सकता है ये वेडनेसडे और थर्सडे हों, ये या फिर ये ऐसा हो सकता है थर्सडे और फ्राइडे हों, या फिर ये हो सकता है फ्राइडे और सैटरडे हों, या फिर ये हो सकता है सैटरडे और संडे हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये संडे और मंडे। तो ये जो 2 दिन बचे हुए हैं ना, वो इस तरीके से कोई भी पेयर आपके हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमें बोल रहा है कि 53 रविवार होने चाहिए, तो रविवार इनमें से अगर मैं देखूँ तो 1 और 1 2, यानी कि फेवर में हमारे 2 हो गए, और टोटल अगर इनकी काउंटिंग करूँ तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी, 1 2 3 4 5 6 7, तो पॉसिबिलिटीज़ टोटल 7 बन रही है। तो यानी कि जो 53 रविवार होने की प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 2/7 हो जाएगी। चलेगा, अब हम चलते हैं इसका जो गैप पार्ट है उसकी तरफ। तो गैप पार्ट में बच्चों ये बोला गया है कि बिंदु 5,2,-4 से जाने वाली और सदिश इसके समांतर रेखा का आपको सदिश समीकरण निकालना। तो इस बिंदु से आपकी जा रही है तो ये ए वेक्टर हो गया, और ये आपका हो गया बी वेक्टर। इसका सीधा फॉर्मूला होता है, जो आपका समीकरण होगा ना, वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर के बराबर। ठीक है, सीधा वैल्यू रख दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ए वेक्टर इसको आप वेक्टर फॉर्म में बदल लीजिएगा, 5i प्लस का 2j माइनस का 4k। क्लियर हुई बात। चलेगा, अब इसका जो लास्ट पार्ट है उसको देख लेते हैं, जो चौथा है इसका घ पार्ट। तो चौथे का जो घ पार्ट है, इसमें आपसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर और सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसकी वैल्यू आपसे निकलवाने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले मैं अंदर यहाँ पर प्रोडक्ट कर दूँ तो ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर
प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। और इसी तरीके से आगे मैं बढ़ूंगा तो ये बनेगा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और प्लस का सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब बच्चों आपको पता होगा कि जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती है, क्रमिन नियम का पालन नहीं करती है। तो जब हम इन्हें आपस में बदलते हैं ना, क्रमिन का बदलते हैं, तो इनका साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस का बी क्रॉस ए, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का सी क्रॉस ए और ये हो जाएगा आपका माइनस का सी क्रॉस बी। बाकी को हम एज इट इज़ लिख देंगे, बी क्रॉस ए प्लस का सी क्रॉस ए और प्लस का सी क्रॉस बी। तो आप देखेंगे कि सभी जो टर्म्स हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 0 वेक्टर आपका आ जाएगा। क्लियर हुई बात? तो 0 वेक्टर इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर चौथे का जो गह पार्ट है। तो ये जो 1 नंबर और 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन थे बच्चों ये आपके सोल्व हो गए हैं। बाकी जो अब आपका 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन होंगे यानी कि जो आगे के पार्ट बचे हुए हैं इनको अब हम आपको अगली वीडियो में कवर कराएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं ताकि आपको जो भी बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं वो मिलती रहें और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं 2024 के सभी क्वेश्चन और उससे पहले के भी जो क्वेश्चन हैं हम प्रयास करेंगे कि सभी क्वेश्चन पेपर आपको हमारे इस चैनल पर सोल्व कराए जाएं। तो बच्चों मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।